बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उनके अंदर क्षमता भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने करियर में सफलता नहीं पा पाते। जबकि उनके साथ वाले लोग जो उनके बाद भी शुरू किया, उनसे कम क्षमता वाले, वो उस फील्ड में बहुत आगे चले जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे कि क्यों ऐसा होता है उनके जीवन में? तो कर्म और डेस्टिनी मिलके एक पिरामिड बनाते हैं और यहीं से विकास शुरू होता है कि हमारा कर्म और हमारा भाग मिलके हम हाइट लेते हैं। लेकिन अगर भाग ही कम है और कर्म अच्छा है तो हाइट तो मिलेगी, लेकिन कर्म की डंडी छोटी होने के कारण वो स्लोप में जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि जब प्रारब्ध कमजोर होता है तो हम उसमें तुरंत डिवाइन पावर की सपोर्ट लगा देते हैं। सूर्य अगर आपके जीवन में अच्छा है तो वो आपके अद्भुत बुद्धि का प्रतीक बन जाता है, ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। सूर्य गर्म भी है, पाप भी है। अगर सूर्य क्रूर है, नीचस्थ है, तो वो आपके जीवन में आपको बहुत उद्दंड, बहुत उग्र, बड़ा क्रूर बना सकता है। वही चंद्रमा अगर नीचस्थ हो जाता है तो वो आपके लिए वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके मन को मैला कर देता है। आप हमेशा दूसरों के बारे में निगेटिव सोचने लगते हैं। आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। आपका मन हमेशा बहुत छोटे स्तर पर चलने लगता है। मंगल अगर अच्छा है, उच्च का है, स्वगृह है, तो मंगल आपके अच्छे क्षेत्र में, प्रगति में आपका सहायक बन जाता है। आपकी ऊर्जा सही जगह इस्तेमाल हो जाती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हमारा बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी पर, और हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, हम राजेश अवस्थी जी, जो लखनऊ में बेस्ड है और ये पिछले 40 साल से भी ऊपर से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो आज हम कुछ जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी। तो सबसे पहले तो हमें ये पूछना है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या और इसका हमारे जीवन पे किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं? तो ज्योतिष अपने आप में एक वैदिक विद्या है जिसको हम लोग दिव्य विज्ञान बोलते हैं। बहुत प्राचीन है, ऋग्वेद में से प्रारंभ हुई है, वहाँ पे इसके विषय में बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ज्योतिष अपने आप में खगोलीय मंडल की, ग्रहों की, नक्षत्रों की गणना का एक वैज्ञानिक आधार है। और ज्योतिष के आधार पे ये जानना बड़ा आसान है कि हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो इन ग्रहों और नक्षत्रों की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, उनके अपने नेचर, उनके अपनी जो करैक्टर है, उसके आधार पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। और यहाँ पर कोई भी चीज, इस पृथ्वी पे कोई भी चीज उनसे अछूती नहीं रह सकती। इवन जो जीव हैं, निर्जीव हैं, वो सब, जो जड़ है, चेतन है, वो सब चीज उन ग्रहों की, उन नक्षत्रों की मैग्नेटिक फील्ड से वो प्रभावित होके ही चलती है जीवन शैली। अब ये उन्हीं की गणना है कि किस व्यक्ति विशेष पे, किस स्थान विशेष पे, किस वस्तु विशेष पे उसका क्या प्रभाव है, किस समय है, उसकी गणना ज्योतिष है। ज्योतिष एक्चुअली गणना के आधार पे है। क्योंकि दैवी विद्या है तो इसको समझने के लिए दिव्यता होना एक अनिवार्य अंश है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिष को जिन ऋषियों ने, मनीषियों ने यहां तक पहुंचाया, वो उस खगोलीय मंडल पे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे वेदों में ये स्पष्ट अंकित है कि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में स्थित है। यदि हम वहां जाके भी उनको जान सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी चेतना में प्रवेश कर जाते हैं तो भी हम उन खगोलीय चीजों को अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। तो हमारे ऋषियों, मनीषियों ने क्या किया कि साधना के माध्यम से
वो उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया और उसको महसूस करके उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया और उसके आधार पे गणना के सूत्र बनाए और जिनसे आज इस तरह की दिव्य विद्या हम मानव जाति के लिए उपलब्ध है कि हम आने वाले समय में होने वाले घटनाक्रम के प्रभाव और स्वरूप को पहचान सकते हैं। हाँ, मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र है। हमारे यहाँ कहा गया है कि कर्म आप अपनी इच्छा से करते हो, प्रभाव ग्रहों का रहता है, लेकिन कर्म शक्ति अगर आपकी आत्मशक्ति कर्म शक्ति आपकी प्रबल है और आप अपनी सोल साउंड पे काम करने की क्षमता रखते हैं तो तमाम चीजों को मैनेज किया जा सकता है। जैसे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी धारणा बनती है कि जब सब सुनिश्चित ही है तो कुछ करने का क्या फायदा, जब सब पहले से फिक्स है, ये होगा वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य के लिए ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई कि मनुष्य अपने कर्म के आधार पर अपने भविष्य को रेखांकित कर सकता है। घटनाक्रम को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उस घटनाक्रम के परिणामों को कम और ज्यादा किया जा सकता है जिसके आधार पर, और ये सिर्फ मनुष्य को है। जीव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ मनुष्य है जो कर्म करने की क्षमता रखता है, बाकी सब भोग करते हैं। एक सुनिश्चित पैथ पे उनको अपनी लाइफ गुजारनी होती है। मनुष्य के पास मन है, बुद्धि है, तो मन ईश्वर में लगाओ और बुद्धि संसार में लगाओ। आपके कर्म भी अच्छे होते जाएंगे और परिणाम भी अच्छे होंगे, क्योंकि आज का किया हुआ कर्म कल हमारा भाग्य बन जाता है। और जो कल हम कर्म करके आए हैं वो आज भाग्य के रूप में मेरे सामने खड़ा है, और आज का कर्म और कल का किया हुआ कर्म जो आज भाग्य बन के खड़ा है, इन दोनों से मिलके भविष्य का निर्माण हो रहा है। यानी आपके हाथ में दोनों चीजें हैं। जो भाग्य है वो आज का कर्म ही कल भाग्य बनेगा। अगर हमने कर्म को सुधार लिया तो भाग्य भी सुधर जाएगा, और भाग्य भी सुधर गया और उस दिन का कर्म भी अच्छा हुआ तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। ऐसी व्यवस्था ईश्वर के विधान में है। तो जो हम कहते हैं जन्म पत्री या जन्म कुंडली, तो वो हमारी एक तरह से फिक्स्ड होती है कि भाई जिस समय जिस स्थान पे हमने जन्म लिया है, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उसके बेसिस पे जन्म कुंडली बनती है। आजीवन वो हमारे साथ रहती है वही कुंडली। अब इसमें प्रश्न ये उठता है गुरुजी कि अगर जन्म कुंडली हमने कहाँ पर जन्म लिया है ये डिसाइड कौन करता है, और जो हमारे जीवन में घटना घटती है वो तो जन्म कुंडली के अनुसार घटती है। तो ये कैसे होता है कि भाई हमें इस समय इस जगह पे ही जन्म लेना है, और अगर दो शिशु एक ही समय पे एक ही जगह जन्म लेते हैं तो उसमें क्या दोनों का भाग्य सेम होगा? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस विषय में लोगों के मन में बहुत चीजें आती हैं कि एक ही जगह पर दो लोग जन्म लेते हैं और दोनों के भाग्य अलग अलग होते हैं। अब दोनों के भाग्य में परिवर्तन कैसे देखा जाए, ये एक ज्योतिषी की अपनी ज्ञान क्षमता के आधार पे है, लेकिन व्यवस्था वहां पूरी है। क्योंकि पहली चीज तो ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारा जन्म होता है वो कहाँ होगा, किसके घर में होगा, किन लोगों के बीच होगा, ये सुनिश्चित होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म और उसके भोग के आधार पर, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध भी एक्चुअली ना, कुंडली क्या है? कुंडली हमारे इस जन्म की ओपनिंग बैलेंस शीट है, जिसमें पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का लेखा जोखा करते हुए डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस का साथ आपकी एक कुंडली आई, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली एक्चुअली एक व्यक्ति की इस संसार में ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इस संसार में जो जीवन काल है उसमें किए गए कर्म के आधार पे आपकी बैलेंस शीट बनेगी, और जब आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी वही आपके अगले जन्म की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ये तो बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं।
दूसरा एक प्रश्न आपने किया कि एक ही समय पे एक ही जगह जन्म लिए हुए दो बालकों का भविष्य अलग अलग होता है। हाँ, निश्चित है, क्योंकि प्रारब्ध भी उनका अलग अलग है। जन्म एक जगह हुआ, समय भी एक होगा, लेकिन प्रारब्ध दोनों का अलग अलग है। दूसरा, जब कोई भी जातक जन्म लेता है तो कुंडली में लग्न होती है और वो लगभग 2.25 घंटे तक एक ही लग्न में रहता है। उसके बाद फिर ग्रहों के अंश हैं, विंशोत्तरी महादशा है, नक्षत्रों का है, और नक्षत्रों के चरण होते हैं। उनके आधार पे अगर आप सूक्ष्म गणना करेंगे तो ये सेकंड के 300वें हिस्से पे जाती है। आपको देखने में तो लग रहा है कि वो 5 मिनट का फर्क है, 10 मिनट का फर्क है, लेकिन बड़ा फर्क होता है। प्रारब्ध भी दोनों का भिन्न होता है, कर्म क्षमता भी दोनों की भिन्न होती है, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता भी दोनों को भिन्न होती है। तो इस तरह से उसको देखना चाहिए कि वो डिफरेंट हैं, वो भिन्न हैं, तो उनका भिन्न परिणाम भी होगा। अब उसको जाना कैसे जाए, तो इसमें हम लोग क्योंकि देखते अगर हैं, पत्री की हम बात करें तो सपोज एक सेट टाइम पे एक जगह अगर किसी ने हुआ तो जन्म दोनों लिया, की पत्री तो सेम होगी, देखने में बिल्कुल एक होगी, दोनों की पत्री एकदम सेम होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके देखने के लिए जो हमारे गुरु लोग जिन्होंने हम लोगों को दीक्षा शिक्षा दी, उन्होंने तरीके बताए कि देखो, दो बच्चे जब एक साथ जन्म लेते हैं तो जो बड़ा है, यानी एक ही मिनट बड़ा हो, लेकिन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जो बड़ा होगा उसके भाई का घर दूसरे बेटे की लग्न मान करके अगर उसके आधार पर ज्योतिषी गणना का निष्कर्ष निकाला जाए तो परिणाम बहुत करीब मिलते हैं। क्योंकि पहला जन्म हुआ उसका ये छोटा भाई है, तो जो उसके भाई तृतीय भाव, उसको लग्न मान लीजिए और उसके आधार पे आप अगर प्रिडिक्शन करते हैं तो आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बहुत करीब पहुंच के आप उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मन में शुरू से यही सवाल था कि अगर कुंडली एक ही है, अगर एक ही स्थान पे एक ही टाइम पे दो बच्चे पैदा हुए हैं, तो कुंडली अगर एक है तो फिर उन दोनों का भाग्य भी मिलता जुलता होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया कि भाई हाँ, बड़े भाई की कुंडली से हम छोटे भाई की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे दो चीजें होती हैं जो मेन होती हैं कुंडली में, एक तो नवग्रह और एक 12 राशियां, और राशि और ग्रह का कॉम्बिनेशन ही हमारे जीवन में अलग अलग इवेंट्स करता है। तो एक तो ये जो नवग्रह हैं, अब अगर हम अपने मन से सोचें, एक आम दृष्टि से देखें तो हमसे करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, और बिल्कुल पृथ्वी पे तो करोड़ों की संख्या में मनुष्य बिल्कुल हैं। बिल्कुल। करोड़ों क्या मतलब बहुत हाँ, अरबों में। अरबों में। तो वो उतनी दूर से बैठ के हमें कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये थोड़ा सा ना मतलब एक दुविधा रहती है। देखिए, इस बारे में तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही बताऊंगा एक आम आदमी के जानने के लिए, कि पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार आता है और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उछलने लगती हैं। चंद्रमा तो लाखों किलोमीटर दूर था, फिर वो कैसे प्रभावित कर सकता है समुद्र की लहरों को? सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारे जनजीवन को समस्त प्रकार की ऊर्जा देने का एकमात्र स्रोत है। सूर्य के बगैर कुछ नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो ये तो प्रकट प्रभाव है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को आप महसूस कर सकते हैं कि एक आप कोई भी चीज हाथ से छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी पे ही गिरती है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है। पेड़ से गिरा हुआ फल जमीन पे ही गिरता है, हवा में नहीं उड़ता।
तो हर ग्रह की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और सारे ग्रह लगभग पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी पृथ्वी से कई लाखों गुना ज्यादा है और उनके गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे हमारी पृथ्वी में निरंतर परिवर्तन होते हैं। चूंकि कोई ग्रह स्थिर नहीं होता, और मैं आपको एक छोटी सी बात और स्पष्ट करूं यहाँ पे कि हम ग्रह और राशि इन दो मोटी मोटी चीजों को देखते समझते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो हर राशि नक्षत्रों के आधार पर परिणाम देती है। एक राशि 2.25 नक्षत्रों से होकर निकलती है। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में नक्षत्र एक घर है, निवास है। हर राशि को उन नक्षत्रों से होके निकलना पड़ता है। तो नक्षत्र जो है वो फिक्स है, उनका मूवमेंट नहीं होता, और जो ग्रह हैं इनका मूवमेंट होता है। राशियां हर नक्षत्र में 2.25 नक्षत्र तक एक राशि होती है, उसके बाद दूसरी राशि होती है, इस तरीके से होता है। ठीक है। और हर ग्रह को उन नक्षत्रों के थ्रू होके निकलना पड़ता है। हर नक्षत्र का अपना स्वभाव है, हर नक्षत्र का अपना ईष्ट है, अपना स्वामी है, जिसके आधार पर वो फल देते हैं। जो ग्रह राशि होती है वो नक्षत्रों के आधार पे अपना फल देती है, और राशि जो ग्रह हैं उनके साथ अपने संबंधों के आधार पे अपना फल देते हैं। और इनका कॉम्बिनेशन यही है गणना, जिससे हम ये बता पाते हैं कि किस व्यक्ति विशेष पे या किस समय पे क्या होने वाला है। लेकिन ये एक बहुत माइन्यूट, बड़ी मैक्रो लेवल की गणना है, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता है कि मोटे मोटे तौर पे कुछ कहा जाए, वो चीज़ें बहुत सतही होती हैं। लोग राशिफल की बात करते हैं, 12 राशियां कुल होती हैं। अगर आप हिंदुस्तान की बात कर लो तो 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन अगर है तो हर राशि में 10 तो हर राशि में 12 करोड़ आदमी हो जाता है, और 12 करोड़ का फल एक तो नहीं हो सकता। तो राशि फल पे इतना डिपेंडेंट होना ये कोई समझदारी नहीं। तो इस तरीके से चीजों को बहुत मैक्रो लेवल पे जाके ही कैलकुलेट किया जाता है, और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित होता है। बाकी मन की संतुष्टि के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है और लोग खुश हैं। नहीं, मुझे याद है आपने पिछले साल बोला था कि मैं फरवरी में आऊँगा, और मेरा फरवरी में बल्कि ट्रिप भी लग गई इंडिया की, और वो भी 3 दिन पहले ही, मतलब मैंने टिकट कराया और 1 हफ्ते के लिए कुछ अर्जेंट काम था तो मैं आ गया। बहुत सुंदर। जबकि कोई मतलब प्लान भी नहीं था ऐसा। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं, चीजें व्यवस्थित होती हैं, चीजें व्यवस्थित होती हैं, और समझने की बात है, क्योंकि ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती। अगर कहीं कोई कमी आएगी तो गलत ज्योतिषी हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती है। मेडिकल साइंस गलत नहीं होती है, डॉक्टर से गलती हो सकती है। सही कह रहे हैं। तो इसमें जैसे कुछ ग्रह होते हैं जिनके बारे में मैंने सुना है कि जैसे शनि वक्री हो रहा है या बुध वक्री हो रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? और देखिए, वक्री होना ये एक आभाषित सत्य होता है। वक्री कुछ होता नहीं है। ग्रह का एक तो मतलब क्या होता है वक्री? हाँ, ग्रह अपने पथ पर चलता है। वक्री होता है यानी कि वो उल्टा चल रहा है। अच्छा। जैसे कोई ईस्ट टू नॉर्थ अगर मूवमेंट है, तो वो अगर ईस्ट टू साउथ मूव करने लग जाए तो उसको वक्री बोलते हैं। जैसे क्लॉकवाइज चलना है और फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाए तो उसको वक्री बोलते हैं। लेकिन ग्रहों के मामले में थोड़ा सा अलग है। ग्रह वक्री कहा जाता है इसलिए नहीं कि वो वक्री चल रहा है, वो उल्टा चल रहा है, ऐसा कोई नहीं। कोई ग्रह कभी उल्टा नहीं चल सकता। लेकिन पृथ्वी पे उन प्लैनेटरी पोजीशन का कभी कभी ऐसा रूप आता है कि हम यहाँ बैठ के जब उसको रीड करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उसकी गति उल्टी दिशा में चल रही है। ये ऐसा आभास होता है जिसको वक्री बोला जाता है। लेकिन जब ऐसा आभास होता है तो वो जो
घटना है वो विशेष होती है, वो ग्रहों को बलि बना देती है। जब कोई ग्रह पृथ्वी से आभाषित हो कि वो वक्री चल रहा है तो उस समय उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ज्योतिषी इस बात को लेके अपने भिन्न भिन्न मत रखते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अगर वक्री दिख रहा है तो अगर वो आपकी कुंडली में नीचस्थ है तो वो उच्च का फल देने लगता है। अच्छा। और अगर आपकी कुंडली में उच्च का है तो वो नीच का फल देने लगता है। वक्री होने का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए ग्रहों का ये निर्धारण कि वो वक्री है या नहीं ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वक्री होगा तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और उसके फल भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हम वक्री की बात करें, जैसे शनि वक्री हो गया, तो वो क्या संसार में जितने प्राणी हैं सबके ग्रहों में शनि वक्री, सबके राशि में शनि वक्री होगा कि कुछ ही लोगों को इम्पैक्ट करेगा उस समय? दो चीजें होती हैं। एक होता है कि कुंडली में वक्री होना। कुंडली में वक्री होने का मतलब होता है कि जन्म के समय में शनि वक्री था, तो वो जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लाइफ इम्पैक्ट होता है, जो परमानेंट इम्पैक्ट होता है। एक होता है गोचर में वक्री होना, यानी कि किसी वर्ष में शनि वक्री हो गए तो उस वर्ष में आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, मित्र घर में है, शत्रु घर में है, समभाव में है, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, मार्केश है या इस समय उसकी अंतर्दशा में है, महादशा में है, मूल दशा में है। तो इन चीजों के आधार पे भिन्न भिन्न लोगों पे उसका भिन्न भिन्न प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में वक्री है तो वो एक स्थायी सत्य है। तो जब आपकी कुंडली कोई देखेगा और उसमें अगर शनि वक्री दिख रहे हैं तो अगर वो वहां उच्च के होंगे तो आप निश्चित मानिए कि वे नीचस्थ का लाभ देंगे, और अगर नीचस्थ उसमें दिख रहे होंगे तो वो उच्च का लाभ देंगे। तो ये उच्च और नीच क्या है ग्रहों का? देखिए, सभी ग्रहों का राशियों के साथ उनका एक संबंध है। जैसे चंद्रमा वृक राशि का उच्च का होता है और वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीचस्थ होता है। ऐसे शनि मेष राशि और ये अपनी तुला राशि में नीचस्थ और उच्चस्थ होता है। सभी ग्रहों का ऐसा ही है। चंद्रमा बुध है, बुध अपनी उच्च राशि उसकी 6 है, कन्या राशि है। ऐसे बृहस्पति है, कर्क राशि का उच्च का होता है, बृहस्पति नीचस्थ होता है, मकर राशि में नीचस्थ होता है। ऐसे सभी ग्रहों का राशियों के साथ संबंध है, तो वे आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं उसके आधार पर निश्चित करना बड़ा आसान है कि वे नीचस्थ हैं या उच्चस्थ हैं। तो अगर वक्री होगा तो वो नीचस्थ होते हुए उच्च का फल दे रहा होगा, और अगर बाय द वे नॉर्मल है तो जो जहां है वो उसके आधार पर फल देता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो उच्च पे हो वो हमेशा अच्छा परिणाम देगा और जो नीच पे हो वो खराब परिणाम देगा, या फिर परिणाम से उच्च और नीच का कोई संबंध नहीं होता? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, उच्च का होने का मतलब यह है कि उसका बल बहुत ज्यादा होता है। किसी भी ग्रह के उच्च का होना, नीचस्थ होना, संभाव में होना या मित्र राशि में होना, ये उसके बल का निर्धारण करता है। तो अगर आपका जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति अगर उच्च का है तो वो आपके अंदर बृहस्पति के जो गुण हैं, सात्विकता, ईश्वर के प्रति ईमानदारी, आपके अंदर का वैल्यूज का आपका बढ़ना, आपके अपने मूल्यों पे जीने की ताकत, ये बृहस्पति की देन होती है। लेकिन अगर वही नीचस्थ होंगे तो ये जो चीजें हैं इनमें आपकी रुचि को घटा देगा, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। नीचस्थ बृहस्पति जिनकी कुंडली में होता है, बहुधा पाया गया है कि वे अपने जीवन में कोई ना कोई आइडियल ढूंढते रहे, और जो उनको जीवन में जिसको वो आइडियल मान लेते हैं वो उसको ब्लाइंड फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि वो नीचस्थ था। उनके अंदर आस्था में कमी नहीं हुई, लेकिन आस्था का केंद्र बदल गया। जो आस्था का केंद्र उनकी स्व आत्मा थी, अपना आत्मस्वर था, वो बदल के दूसरे की मन भावना हो गई, वो डिपेंडेंट हो गए। ये बृहस्पति नीचस्थ का परिणाम है। वे लोग अपने आइडियल पे, जिसको वो आइडियल मान लेते हैं, उसके ऊपर अंधा विश्वास करने लगते हैं और उसी के आधार पर उनका जीवन चलने लगता है।
तो आपने अपना बिल्कुल बागडोर किसी और को सौंप दी, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो नीचस्थ और उच्च में इस तरीके से बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो इसमें गुरुजी जो ज्योतिष शास्त्र है, तो हमारा जो जीवन है, जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई, करियर, पारिवारिक रिश्ते, मित्रों से रिश्ते, धन, दान, तो ये सारी चीजें इस ज्योतिष पे डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर हम ये बोलें कि अगर हमारे जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दोनों में लिखा है कि धन लाभ होगा, लेकिन कितना लाभ होगा ये चीज ज्योतिष में नहीं होती है कि आप मतलब किस लेवल पे जा सकते हो। तो इसका हम कैसे अनुमान लगाएं कि भाई अगर हमें मतलब कि हम जीवन में कितने आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में, तो ये कौन से ग्रह इसको इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हमें ये पता लगता है? देखो, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो एक अपनी मूल प्रकृति के साथ आता है, वो अपना एक मूल नेचर लेके आता है। उसका स्वभाव क्या होगा, उसकी रुचियां क्या होंगी, वो किस तरह से अपना जीवन चला रहा होगा। क्योंकि ज्योतिष तो इतनी गंभीर चीज है कि एक व्यक्ति क्या अनुसरण करेगा और किन चीजों को छोड़ देगा। वो सत्य के मार्ग पे ज्यादा चलेगा, क्रूरता पे ज्यादा चलेगा, हिंसा पे ज्यादा चलेगा, या दया उसके अंदर होगी या करुणा होगी, ये सब चीजें सुनिश्चित होती हैं जो जन्म के साथ होती हैं। अब ज्योतिष में देखा जाता है कि क्या चीज आपको किधर ले जा रही है और उसको प्रोवोक करने वाले कौन से ग्रह हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किन ग्रहों की ताकत को अगर हम अपने कर्म के साथ बल दे पाएं और जिन ग्रहों से नुकसान हो रहा है उनको कूल करने के लिए, उनके गुरुत्वाकर्षण, नेगेटिव गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए हम क्या करें कि हम उनके प्रभाव को कम कर सकें। तो अगर आप बुरे ग्रहों के प्रभाव को कुछ परसेंटेज भी कम कर लेते हो और अगर आप अच्छे ग्रहों के प्रभाव को कुछ परसेंटेज बढ़ा लेते हो, अब आप महसूस कीजिए कि परिणाम में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। भाई, एक व्यक्ति 20 रुपए खर्च करता है और उसकी 100 रुपए आमदनी है, तो वो 20% पे जा रहा है। अगर वही व्यक्ति 20 की जगह 15 रुपए में खर्च चला ले और मेहनत करके आमदनी 100 की 110 कर ले, अब आप 110/15 का परसेंटेज जब निकालते हैं तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ऐसे ही जीवन है। जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारे ग्रहों का प्रभाव सुनिश्चित है। ज्योतिषी ये जानता है कि किन ग्रहों के प्रभाव में ये अच्छे राह पे जा रहा है और कौन से ग्रह हैं जो इनको उस राह से हटाने में या भटकाने में सामर्थ्य रखते हैं। तो हम उन ग्रहों की ताकत को कंसोल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए क्या करना चाहिए वो रास्ता बताते हैं। और जो हमारे अच्छे ग्रह हैं जिनके आधार पर हम जीवन में उन्नति कर रहे हैं, उनको और ज्यादा हमारे जीवन में पॉजिटिव, सकारात्मक रोल के लिए हम क्या करना चाहिए तो हम वो कर दें। तो दोनों से परिणाम अपने आप प्रभावित होते हैं। आप ज्योतिष के माध्यम से कुछ भी बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता एक व्यक्ति में होती है। वो उसका कर्म संसार इतना प्रभावी होता है कि वो अगर सही मार्गदर्शन में, ज्योतिषीय मार्गदर्शन में अगर अपनी जीवन शैली को चलाए तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। लोगों का भ्रम है, ज्योतिषी जो भी, बहुत से लोग अपने आप को जादूगर के रूप में व्यक्त करते हैं। ज्योतिष कोई जादूगरी नहीं है, ये एक गणना है और आध्यात्म का एक मूल है। उस परमात्मा की जो एक आदिशक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने आत्म विकास के लिए काम करते हैं, वो हमें बल देती है इस बात का कि हम अपने पे नियंत्रित करते हुए अपने ग्रहों के अनुरूप कार्य कर सकें और जो हमारे अनुकूल ग्रह हैं उनके और जो प्रतिकूल हैं उनसे हम कैसे बच सकें।
लेकिन ये आत्मशक्ति आती तो परमात्मा के सानिध्य में ही है ना। तो ज्योतिष एक्चुअली आध्यात्मिक विद्या है। अगर इसको सही ढंग से फॉलो किया जाए तो ये सब संभव है कि जीवन में तो परिवर्तन। अगर जैसे हम करें कि किसी बच्चे की हमने पत्री देखी और बोला कि ये इंजीनियर बनने के इसके अंदर गुण है, और वो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ और माँ बाप ने कहा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनाना है, और उन्होंने किसी तरह उसको डॉक्टर बना दिया, तो उसका आगे का करियर कैसा रहेगा? या फिर मतलब वो कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा अपने करियर में, कभी ग्रो नहीं कर पाएगा? डॉक्टर तो बन गया, प्रैक्टिस भी कर रहा है, लेकिन जो एक ग्रोथ होती है वो उसको मिल सकती है उसमें? क्या लगता है आपको? पहली चीज तो आप ये मान लो कि जिसके भाग्य में, प्रारब्ध में या कुंडली में डॉक्टर बनना लिखा है, वही ताकत उसको इस बात की क्षमता प्रदान करती है, इस बात का माहौल प्रदान करती है, ऐसा परिवेश प्रदान करती है कि वो उस पढ़ाई पे आगे बढ़ के डॉक्टर बन सके। अगर उसके नहीं है, उसकी रुचि उधर नहीं है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो किसी न किसी रूप से अपने आप को रास्ता ढूंढ लेता है और वो उधर मूव कर जाएगा। वो बनेगा डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल फील्ड में रिसर्च में चला जाएगा, वहां पे नई नई मेडिसिन का वो करेगा प्रयास, और वहां से वो एक साइंटिस्ट की भूमिका में आ जाएगा, जो नई नई रिसर्च करेगा, मेडिकल साइंस में करेगा, लेकिन वो रिसर्च करने लग जाएगा, वो मेडिकल प्रोफेशन मिल जाएगा। अगर उसके अंदर शिक्षा की वृत्ति है तो वो मेडिकल होते हुए भी मेडिकल कॉलेजेस में एज ए प्रोफेसर बन जाएगा और वहाँ अपने अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ा करके उस तरीके से वो, ये उसके अंदर की जो गुण है वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी। ये सच है। दूसरी बात मैंने आपको जो आपने पूछी कि कुंडली में क्या है, वो थोड़े से फर्क में लोग डॉक्टर बन जाते हैं और थोड़े से ही फर्क में वो 3-4 एग्जाम देने के बाद असफल होके बहुत निराश भी होते देखे गए हैं। यहाँ पे ज्योतिष काम करती है। अगर मैंने देखा कि नहीं, ये बच्चा मेहनत करने में तो समर्थ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जिसके कारण इसके परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। आपकी मार्कशीट में 1 से 2%, 3% तक का फर्क सिर्फ ज्योतिषीय लाभ से प्राप्त किया जा सकता है। मेरे बहुत से अनुयायी हैं, बहुत से मानने वाले शुभचिंतक हैं, जिनको इस बारे में मेरे से लाभ मिला, और उन्होंने ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपके माध्यम से एक सूत्र भी मिल जाएगा। गीता में एक श्लोक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म सममूढ़ चेतः यक्ष्रेयः स्यानि श्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये गीता का श्लोक है। ये इतना ताकतवर है कि अगर किसी विद्यार्थी को इसका लाभ मिल जाए तो उसकी मेमोरी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी पढ़ी हुई चीजों को बहुत कम समय में अपनी स्मरण शक्ति में सेव कर सकता है। हम लोग इसको कंट्रोल एस की तरह मानते हैं, और कुछ करना भी नहीं है। प्रातः उठ के नहा धो के 3 बार सिर्फ पढ़ना है, और रात में बिस्तर पे जाने के बाद बिस्तर पे बैठे बैठे 3 बार पढ़ना है। बस इतने मात्र से उसकी मेधा शक्ति का विकास हो जाता है। और मैंने इन माध्यमों से बहुत से बच्चों को उनके इतने एजुकेशन में आमूलचूल परिणाम देखते हुए पाया। तो ये हम इस वीडियो के नीचे ये श्लोक का वर्णन करेंगे। तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ट्राई करो। 2 लाइन का श्लोक है, और 3 बार वो अगर सुबह स्कूल जाने से पहले पढ़ के जाए तो क्या निश्चित लाभ होगा, तो उनके करियर में भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो गुरुजी, एक और प्रश्न आता है जो हमारे आई थिंक काफी दर्शक भी इससे सहमत होंगे, कि हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास हैं जो मेहनत बहुत करते हैं,
बहुत प्रयास करते हैं, उनके अंदर क्षमता भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने करियर में सफलता नहीं पा पाते। जो उनको जिस ऊंचाइयों पे जाना होता है वो नहीं जा पाते, तो काफी बार वो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो हिम्मत हार जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो अब दूसरी फील्ड देखते हैं। फिर उसमें भी वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने 2-3 साल लगाते हैं, फिर उसमें भी लगता है कि इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, जबकि उनके साथ वाले लोग जो उनके बाद भी शुरू किया, उनसे कम क्षमता वाले, वो उस फील्ड में बहुत आगे चले बहुत। जाते हैं। तो मुझे लगता है काफी हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो इस दौर से या तो गुजर चुके होंगे, या आसपास उनके कुछ ऐसे मित्र होंगे जो इस दौर से गुजर रहे होंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्यों ऐसा होता है उनके जीवन में? देखिए, सफलता और असफलता के बीच में बहुत छोटा सा अंतर होता है। मूलतः देखा गया है कि हम अपनी गति को कांस्टेंट नहीं रख पाते, बाधा आ जाती है, परिणाम को प्रभावित करती है। आप सारा साल पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले ही अगर आपका मन जरा भी भटक गया या नैराश्य भाव आ गया, आपने अपना कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, तो परिणाम में कुछ ना कुछ परसेंटेज आपने खो दिया। नतीजा क्या हुआ? आप नहीं जीत पाए। ज्योतिष में हम लोग ये जान जाते हैं कि इस बालक की प्रवृत्ति में इस तरह की बाधाओं का संभावना आ रही है। जब हम उस तरह की संभावना देखते हैं तो हम उसको, उसके आत्मबल को बढ़ाने के लिए जिन प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से, जिन ग्रहों के प्रभाव में उसकी बाधा उत्पन्न हो रही है, उनको कैसे हल्का किया जाए, उसके तमाम तरीके होते हैं। दान के माध्यम से भी होता है, जप के माध्यम से भी होता है, पूजन के माध्यम से भी होता है, आराधना के माध्यम से भी होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमारी बॉडी 3 तरह से काम करती है। एक तो उसका होता है नॉर्मल मोड, जो एक आम आदमी चलता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा दी थी, वो ठीक हो गया। एक वो होता है जो डॉक्टर के पास जाता है और उसको ये अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे डॉक्टर के पास पहुंचा दो, उसके बाद वो देख लेंगे, तो फिर वो दवा तो ऐसी बढ़िया देते हैं कि बस खाते ही फायदा होना ही होना है। तो उसके अंदर जो उस डॉक्टर के प्रति एक विशेष श्रद्धा थी, उसने उसकी बॉडी के अंदर उन तत्वों का एकदम से विकास कर देती है जो एक्सेप्टेंस मोड बढ़ा देती है। तो जब बॉडी जैसे एक्सेप्टेंस मोड में आती है, तो वो दवा कैसी भी हो, शरीर उसको पॉजिटिव रूप में एक्सेप्ट करता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बहुधा देखा गया है कुछ लोग होते हैं जो अंदर से बिल्कुल निराश, नहीं नहीं अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता। वहां डॉक्टर भी जाके बेचारा फेल हो जाता है। वो कहता है इस निराशा के माहौल में इसको कुछ भी देंगे तो उसकी बॉडी की जो एक्सेप्टेंस पावर है वो इतनी कम हो जाती है कि वो अगर 500 mg की दवा दे रहा है तो शरीर उसके अंदर से 200 mg खींच पा रहा है, 300 mg वेस्ट हो रही है, तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है। बात कुछ नहीं थी, व्यक्ति सब वही, रोग वही है, डॉक्टर वही है, इलाज वही है, लेकिन तीनों लोगों पे प्रभाव भिन्न भिन्न है। ऐसे ही जब कंपटीशन देने कोई बच्चा जाता है तो उसके अंदर एक भाव ये होता है कि नहीं, मैंने अपनी भरपूर मेहनत करी है और ये तो मैं हर हाल में निकालूंगा ही निकालूंगा और निकलेगा ही निकलेगा। एक होता है जो डरा सहमा होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा। एक होता है जिसको इस बात की कि भाई हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन है, देखो क्या होगा। तो 3 लोगों के 3 भाव और 3 परिणाम। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर आत्मबल मजबूत होता है, वे सफलता पाते हैं। तो हम लोग ज्योतिष के माध्यम से उन चीजों को पकड़ के कि कहाँ से इसके आत्मबल को वृद्धि मिल सकती है, कहाँ से इसको एक सपोर्ट क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि डेस्टिनी और डिविनिटी ये 2 अलग अलग चीजें हैं। डेस्टिनी तो हमारी पीछे से आ रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और एक हमारा कर्म है। तो कर्म और डेस्टिनी मिलके एक पिरामिड बनाते हैं और यहीं से विकास शुरू होता है कि हमारा कर्म और हमारा भाग मिलके हम हाइट लेते हैं। लेकिन अगर भाग्य कम है और कर्म अच्छा है तो हाइट तो मिलेगी, लेकिन कर्म की डंडी छोटी होने के कारण वो स्लोप में जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि जब प्रारब्ध कमजोर होता है तो हम उसमें तुरंत डिवाइन पावर की सपोर्ट लगा देते हैं। कर्म आप बढ़िया करते रहो और डिविनिटी का सपोर्ट लग गया
तो फिर पिरामिड ऊपर चलने लगा। तो प्रारब्ध की कमी को अगर कोई चीज पूरा कर सकती है तो वो डिवाइन सपोर्ट है। डिवाइन सपोर्ट कैसा चाहिए ये ज्योतिष बता देती है कि आपको क्या करना है, ये हम बता देते हैं, और वो करना है तो वो जो डेस्टिनी की लैक है वो हम डिवाइन सपोर्ट से पूरा कर लेते हैं। तो डिवाइन सपोर्ट जैसे कि हनुमान जी का कोई श्लोक, या हमने जप करना शुरू किया, या शिव जी का किया, या अलग अलग देवताओं का किसी पर्टिकुलर। हाँ, देखिए डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को उस समय किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आजकल वर्क एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, मार्केट्स में जॉब्स में बहुत दिक्कतें हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स उतनी होती नहीं है, जॉब के स्तर पे बहुत परेशानियां होती हैं। तो वहाँ के माहौल को आप अपने अनुरूप कैसे कर सकें कि आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के आधार पे आपको वहाँ पे परिणाम मिले, आपके किए हुए काम को लोग रिकॉग्नाइज करें। आप मेहनत करते भी हो और आपका बॉस आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता तो वो दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में उस व्यक्ति को माता अंजनी की शरण में डाल देते हैं, हनुमान जी की माँ। और आपके माध्यम से हम दर्शकों को आज एक सूत्र दे रहे हैं। ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी अंजनी में कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। ये माता अंजनी का अद्भुत मंत्र है, कम मिलेगा आपको, जल्दी देखने को मिलेगा नहीं। इस मंत्र का ये प्रभाव है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहा है 21 बार भी अगर इस मंत्र को नित्य जप लेता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी का महत्व नहीं है लेकिन कंटिन्यूटी का महत्व है कि वो नित्य कर ले, तो उसके बाद वो अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त करता है। उसका लाभ यह है कि उसका अगर वो परफॉर्मर है, वो अगर वहाँ पे जेन्युइनली अपना परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका सीनियर उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा, उसके जूनियर उसको अपना सपोर्ट देंगे ही देंगे, वो उसके साथ असहयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो अपनी कार्य में आगे बढ़ता है, प्रगति मिलती है, रिकॉग्निशन होता है, रिवार्ड मिलता है। छोटी छोटी चीजें हैं। दर्शकों, ये भी मैं श्लोक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालूंगा, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप भी बहुत मेहनत करते हो और कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपकी मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, तो इस श्लोक को लेकिन सच्चे मन से, पूरी दृढ़ निष्ठा से आप इस श्लोक का उच्चारण करें 21 बार और देखें आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। क्योंकि मुझे याद है आपने मुझे भी ये मंत्र बताया था। हाँ। और कठिन समय में मैंने ये किया था, तो काफी लाभ हुआ था मुझे। तो इसमें गुरुजी और भी जो आजकल ना डे टू डे समस्या लोगों की आ रही है, और उसमें मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी समस्या है परिवार को लेकर कि भाई बच्चे नहीं होते हैं लोगों के काफी बार, और वो काफी परेशान होते हैं। शादी को 5 साल 7 साल 10 साल हो जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से थक हार के वो IVF कराते हैं, और उसमें भी काफी बार परिणाम उनके अनुकूल नहीं होते। तो अब क्या है कि भाई ये जो समस्या है, ये मुझे लग रहा है कि पिछले 20-25 सालों में आई है ज्यादा, बढ़ती जा रही है। उससे पहले तो सब मतलब घर परिवार सब ठीक था। तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या का भी ज्योतिष से कोई संबंध है, कि ये फिर जो हमारा इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये समस्या है? नहीं, इसका ज्योतिष से बहुत बड़ा संबंध है। हमारे ज्योतिष में संतान भाव, जो कि जन्म पत्रिका के पंचम भाव से देखा जाता है, कहा गया है कि ये सूर्य और मंगल, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके आधार पे ये सुनिश्चित होता है कि वे संतान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या संतान में कोई बाधा आने वाली है, या संतान के होने के उस
9 मंथ्स के पीरियड में कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे या संतान जन्म लेने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, ये हम लोग उससे बहुत आसानी से जान लेते हैं। संतान के मामले में एक बहुत स्पष्ट बात है कि हमारे जीवन की जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, और जीवन में स्ट्रेस होने के कारण बहुत सी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, तो वो मेडिकली भी ट्रीट हो जाती हैं और हम लोग भी उसके जीवन को नियमित और संयमित करने के तमाम आध्यात्मिक उपाय हैं जिनके आधार पे हम उनको सपोर्ट करते हैं। और संतान के योग हम लोग देख लेते हैं। उन संतान योग के जो सुनिश्चित समय हैं, उन समयों को कैसे हम उसका सही समय पे लाभ ले सकें, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ एक बात और बहुत अच्छी सी मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को कैसी संतान हो, इसके लिए उसको अपने जीवन में उस समय कैसा जीवन शैली बनानी होगी कि वो संतान जो गर्भ में भी एक अच्छे संस्कारों से पोषित होके स्वस्थ शरीर के साथ जन्म ले। इसमें भी ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ज्योतिषी सहायता के साथ अगर इस विषय पे काम किया जाए तो एक परिवार में एक अच्छी संतान और एक सात्विक संतान, परिवार के लिए अच्छी संतान, उसके अपने जीवन में जीने के लिए अच्छे संस्कार, ये सब हम उस समय पोषित कर सकते हैं उसके अंदर, जिसके माध्यम से वो अपने आप में काफ़ी प्रगति करेगा, जीवन में परिवार को खुशहाल रखेगा, समाज को खुशहाल रखेगा, और इस तरीके से जीवन ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत बढ़िया सा चलने लगता है। तो जो हमारा और इसके अलावा जो हमारी जीवन में स्ट्रेस होता है कि माँ बाप बहुत सीधे साधे हैं और बड़े आस्तिक हैं, अध्यात्म में बहुत विश्वास रखते हैं, परंतु काफ़ी बार क्या होता है जो बच्चे हैं वो समाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और थोड़ा मतलब वो मैं कहूँगा कि अलग या गलत रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं। और तो उसके लिए माँ बाप क्या करें, मतलब क्योंकि भाई घर परिवार अच्छा है, बिल्कुल अच्छी शिक्षा दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर वो बच्चों के अंदर वो उस तरह के भाव नहीं आ पाए। देखिए, दो बातें हैं। संतान को जब हम पालते हैं तो संतान के हित में ही हम सारी चीजें उसको बताते हैं और उसको सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि वो हर अच्छी चीज इसमें आ जाए जो हम चाहते हैं और जो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ एक कटु सत्य है जिसको जानना हर पेरेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। संतान वो कभी नहीं सीख पाती जो हम उसको सिखाते हैं। संतान हमेशा उन्हीं चीजों को पकड़ती है जैसा हम जीते हैं। हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे आचरण, हमारी मानसिकता, इनके आधार पे बच्चों का विकास होता है, न कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जैसा हम जीते हैं। तो एक बात तो बड़ी पक्की हो गई कि अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो हमें अपने में परिवर्तन लाना आवश्यक है, एक बात। दूसरा क्या होता है कि दुनिया में एक सिद्धांत जो काम करता है, बेसिक वैल्यूज जिसको बोलते हैं, हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता के आधार पे उसका सम्मान सुनिश्चित होता है। ये जो आज मैं आपको बोल रहा हूं ये कटु सत्य है, लोग जानते भी होंगे लेकिन उनको समझ नहीं पाते। हमारी उपयोगिता परिवार में कितनी है उसके आधार में परिवार में मेरा सम्मान सुरक्षित होता है। अगर उन बच्चों के मन मस्तिष्क में मेरी कोई उपयोगिता है तो वे मुझे सम्मान देंगे, ये उनकी बाध्यता बन जाएगी। अगर मेरी अपने परिवार में उपयोगिता सूक्ष्म है, थोड़ी है, तो उतना ही स्तर का सम्मान मिलेगा।
और अगर मेरे परिवार में मेरी नहीं उपयोगिता सिद्ध हो रही है तो वो परिवार भी मुझे सम्मान नहीं दे पाएगा। यानी कि हर व्यक्ति को हर समय पे इस बात का निर्धारण करना होता है कि उसकी अपनी उपयोगिता अपनों के बीच में क्या है। एक संतान अपने माता पिता से क्या अपेक्षा करती है, अगर वो उसको वहां से मिलता है तो वो अपने माता पिता को सम्मान ना दे, ऐसा संभव नहीं है। हमारे समाज में हमारी उपयोगिता समाज में मेरे सम्मान का निर्धारण करती है। हमारे शहर में हमारी उपयोगिता हमारे शहर में हमारा सम्मान का निर्धारण करती है। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हमारी क्या उपयोगिता है, उसके आधार पे ही हमारा सम्मान निर्धारित होता है। तो बच्चों के बीच में हम इन चीजों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित नहीं करना चाहते। जो बच्चों के प्रति मेरे को करना चाहिए वहां हम चूक रहे होते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चों से गलती हो रही है। तो बच्चे तो हमने ही उनको बड़ा बनाया है, वो हमारे संरक्षण में बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने में परिवर्तन लाना होगा। बाकी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध जनित होती हैं। हमने अपने पूर्व जन्मों में अपने माता पिता को अगर सुख दिया है तो इस जन्म में मेरे बच्चे मुझे सुख देंगे, ये एक फिक्स है। हमने एक बहू के रूप में अच्छी बहू बन के रहे हैं तो अगले जन्म में भी मुझे अच्छे ही रूप में सास मिलने वाली है, ये सुनिश्चित है, ये कर्मा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो वो भी एक अपना रोल रखता है। हम चलो जिन चीजों पे हमारा बस नहीं है उनको हम नहीं अगर करते हैं तो आज के जीवन में तो हम कर सकते हैं। तो वहां पे अपने कर्म के आधार पे हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे साथ, हमारे बीच, हमारा समाज, हमारा परिवार कैसा सम्मान देगा। ये आपकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं, काफ़ी ऐसे दर्शक होंगे जिनको ज्योतिष शास्त्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको विश्वास भी नहीं होगा। जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी बार इस तरह के उपाय होते हैं कि भाई आप गाय को घास खिला दो या हरा चारा खिला दो, मछलियों को दाना दे दो, या फिर किसी काले कुत्ते को आपने कुछ खिला दिया। बहुत सारे ऐसे अलग अलग उपाय होते हैं, टोटके होते हैं। और काफी बार लोगों के मन में ये होता है कि गाय को घास खिलाने से हमारा करियर कैसे चेंज हो जाएगा, या हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, है ना। या मछली को हमने दाना दे दिया, हमने डाल दिया पानी में, मछली ने खाया नहीं खाया, लेकिन उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पे लोगों का काफी बार विश्वास बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो रिजल्ट्स में भी, वो परिणाम में भी उसका नहीं दिखता है आपको लाभ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इन सब जो हम लोग कर, ये जो हमें बताया जाता है, इसका क्या कनेक्शन है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग इसकी क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर एक लॉजिक होता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपने सिर्फ कहा और हमने कर दिया, ऐसे लोगों की संख्या अब कम होती जा रही है। अब लोग पढ़े लिखे हैं। तो मैं यहाँ पर हर क्रिया के बारे में तो स्पष्ट करना समय का अभाव होगा। हम इसका मूल तत्व आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, मनुष्य की अवधारणा और उसका पोस्चर उसके परिणामों को प्रभावित करने में समर्थ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप कहो कि वो अकेले कमरे में, जहां कोई और ना हो, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए और अपने हाथों की मुद्रा ये बना ले, आप कुछ ही समय में, कुछ सेकंड्स में उसके अंदर एक भिक्षुक का भाव आ जाएगा। जैसे वो याचक है, वो कुछ मांग रहा है, ये भाव अपने आप आ जाएगा। दीवार है, कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, वो किसी से मांग नहीं रहा है, कोई उसको देख भी नहीं रहा है, लेकिन मुद्रा आपके अंदर एक याचक का भाव पैदा कर देगी, भिक्षुक का भाव पैदा कर देगी। और अगर किसी व्यक्ति को आप दीवार की तरफ खड़ा करें और उसको बोले कि आप ये करके खड़े हो जाओ इस मुद्रा में, तो
तो ये मुद्रा अपने आप में उसके अंदर दाता का भाव पैदा कर देती है, जैसे वो कुछ दे रहा है। ये वो घटनाएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। ऐसे ही जब हम मछली को दाना देते हैं तो मेरे आंख, मेरी इंद्रियां डायरेक्ट उससे कनेक्टेड होती हैं। वहां पर होने वाली हर छोटी मोटी एक्टिविटी वो हमारे मन मानस को प्रभावित कर रही होती है। तो हमारे अंदर के उन तत्वों को वो डेवलप करती है, बढ़ाती है, जिन तत्वों के आधार पे हम अपने जीवन को सुनियोजित कर सकते हैं, सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमारा अपना ये मानना है कि एक अच्छा ज्योतिषी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से पल्लवित हो, यह आवश्यक है। ज्योतिष विद्या सिर्फ ज्ञान के आधार पर ज्योतिषी नहीं बना सकती। ज्योतिषी वही हो सकता है जिसका आध्यात्मिक जीवन हो, जो अपने जीवन में आध्यात्म के साथ ईश्वर से जुड़ता हो और वो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, वही सही मार्गदर्शन दे सकता है। अदरवाइज तो एमबीबीएस, एमडी उन लोगों की प्रैक्टिस होती है और वहीं पे एक बीएमएस प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी प्रैक्टिस कई बार बहुत ज्यादा होती है और एमडी की प्रैक्टिस बहुत कमजोर पड़ जाती है। ज्ञान वहां कम था लेकिन उसके अंदर डिवोशन था, उसके अंदर एक सत्यता थी, उसके अंदर सेवा भाव था और उसने उस तरीके से परिणाम अच्छे पाए। तो इस आधार पे हम अपने जीवन को चलाते हैं, है ना? ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। तो गुरुजी, ये जो हम लोग खाते हैं अलग अलग चीजें, कुछ लोग मदिरा पान भी करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं और कुछ लोग फिश खाते हैं बड़े शौक से। तो इसका हमारे जीवन और भाग्य पे भी असर होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं? ज्योतिष में इस चीज का बहुत प्रमुखता से वर्णन है। ज्योतिष के माध्यम से ये जानना बड़ा आसान है कि कौन सी व्यक्ति की क्या वृत्ति होगी और क्या उसका टेस्ट है, किस तरह वो भागेगा, कैसा विचार है, वो सात्विक भोजन की तरफ जाएगा, तामसिक भोजन की तरफ जाएगा या राजसी भोजन की तरफ जाएगा। ये सब चीजें ग्रहों के आधार पर सुनिश्चित होती है। हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति उसकी मूल वृत्ति पे चल रहा है। अगर उसकी मूल वृत्ति नॉनवेज की है तो हम उसको चाह के भी नॉनवेज से हटा नहीं सकते और ना नॉनवेज उसको कभी नुकसान देगा। ऐसे ही जो सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है और वो अगर नॉनवेज की तरफ किसी परिस्थितिवश या माहौल के कारण वो उधर जा रहा है तो निश्चित तौर पे वो उसको नुकसान करेगा। ज्योतिष के माध्यम से ये भी जानना आसान है कि कौन सा व्यक्ति है जो बहुत मसालेदार चटपटा पसंद करता है और बहुत से व्यक्ति हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत हल्का लेता हूँ, सादा भोजन चाहिए मुझे, तो वो जानना भी आसान है। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि अगर उसको माहौल या परिवेश या परिस्थितियों के वश वो है तो सात्विक वृत्ति का, जिसकी कुंडली में लेकर आया कि नहीं ये तो बड़ा सादा भोजन वाला है और इसको मसालेदार भोजन करना पड़ रहा है, तो फिर ये पक्का है कि उसको कुछ ही समय में स्टमक इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि वो मूल वृत्ति उसकी है सात्विक की और वो खा रहा है मसालेदार या बहुत ज्यादा चटपटा, तो नुकसान होगा। या बहुत ज्यादा मसालेदार वाला है और उसकी वृत्ति भी वैसी है तो वो मिर्चा खाएगा, वो मसाले खाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन एक्चुअली है क्या, हम अपने मूल में क्या है। जब हम जो मूल में होते हैं उसके आधार पे जब हमारी यात्रा होती है तो हमारी मंजिल मुझे आसानी से मिलती है, हमारी मंजिल में कष्ट कम होते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता ही ना हो कि हमारा मूल क्या है तो जो भी हम करते हैं उसमें भटकाव होता है। अपने अनुभव से ही हम आगे का राह मिलती है, लेकिन उसमें जो समय व्यर्थ हो गया या जो ऊर्जा व्यर्थ हो गई या जो नुकसान हो गया वो लाभ हानि तो उठानी पड़ती है। तो हमें मतलब हमारा खान पान भी हमारे सब कुंडली में वो है कि बिल्कुल हमारा जी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा ज्योतिष को किसी जादू के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए। ये हमारा एक सिक्स सेंस है,
जिसके माध्यम से हम उन चीज़ों के बारे में अपने विषय में परिचित हो सकते हैं जो हमारे सामने नहीं आती। तो ऐसी घटना में हम अपने आप को समझते हैं और वहीं से रास्ता निकलता है। तो इसमें गुरुजी अगर हम ये कहें कि जो हमारे 12 ग्रह हैं, हर ग्रह का अपना उसे कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपना नेचर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों आपके जीवन में कुछ चीज़ों में प्रभाव डालता है। तो अगर हम एक एक ग्रह के बारे में एक एक दो दो मिनट ये बता दें कि वो अगर लाभ देगा तो किन चीज़ों में लाभ दे सकता है और हानि देगा तो किस किस चीज़ों में हानि दे सकता है, जिससे कि हमारे लोग जो दर्शक हैं वो ये रिलेट कर सके कि उनके जीवन में किसी तरह की अगर परेशानियां आ रही हैं तो कम से कम ये पता लग सके कि किन ग्रहों की वजह से वो परेशानियां आ रही हैं। जैसे किसी का घर नहीं बन रहा, कितनी भी मेहनत कर रहा है, घर बनते बनते रुक जा रहा है, नहीं हो पा रहा। किसी का हानि बहुत होती जा रही है, पैसे वो कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान होता जा रहा है। किसी की हेल्थ कंटिन्यूअसली खराब हो रही है, एक चीज ठीक हुई तो दूसरी चीज खराब हो रही है। बहुत सारी अलग अलग जीवन में परेशानियां, तो कम से कम अगर इसके माध्यम से उनको ये पता लग सके कि कौन सा ग्रह। देखो, ये जो भी चीज है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रह से नहीं होती। हर व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रह हैं, उनके आपस में रिलेशन क्या है। एक कुंडली के 12 भाव हैं जो आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिबिंबित करते हैं। उनमें उन ग्रहों की स्थिति कहाँ पर है। अगर आपके विद्या स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि है, अच्छी राशि है, मित्र राशि है, तो विद्या में आपको लाभ मिलेगा, उसमें बाधा नहीं आएगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आप पढ़ने में रुचि होगी। लेकिन अगर वहीं पे राहु की दृष्टि है तो आपको बाधा आएगी, आपके मन में उचाट रहेगा। ऐसे ही सभी क्षेत्रों में है। अगर आजीविका में है, भाग्य में बाधा है, तो वो कौन सा ग्रह बाधा दे रहा है, ये ज्योतिषी गणना में दिखाई पड़ता है। क्योंकि हर ग्रह का अपना उस राशि के साथ संबंध सकारात्मक है, नकारात्मक है या न्यूट्रल है, ये देखा जाता है। एक ग्रह दूसरे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, वो दृष्टि कैसी है। अगर वो दृष्टि लाभकारी है तो परिणाम बहुत सुखद होंगे। वो नॉर्मल है, मित्र ग्रह है, सम ग्रह है, तो अलग रहे। अगर वो शत्रु ग्रह की राशि है और शत्रु ग्रह को दृष्टि डाल रहा है तो नेचुरली वो शत्रु प्रभावित होकर के अपने परिणाम को खो देता है। तो इस तरीके से कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके जीवन में आने वाली बाधा के कारण क्या है। अगर वो कारण आप पकड़ लेते हो तो उसका उपचार भी संभव है। और लेकिन ये गणना का विषय है, ये हर व्यक्ति की कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट रूप में दिखाई पड़ती है। और फिर जब हम उसका कारण जान लेते हैं तो उसके आधार पे हम अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, डिवाइन सपोर्ट भी लेते हैं। उसके जीवन में क्या चीज़ महत्व रखती है, वो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्या जीवन में कौन सा ग्रह कौन सा स्टार ऐसा है जो उसको प्रेरित कर रहा है गलत दिशा में जाने की भावनाओं के साथ, तो उसको कैसे चेक किया जाए, उस पर काम करते हैं। तो अच्छे को बढ़ाना और बुरे को चेक करना, बस यही से जीवन अपने आप में व्यवस्थित हो जाता है। ये वही हो गया कि जैसे पेशेंट है, अब उसको कुछ बीमारी है तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस कैसे करता है। दवाइयाँ भी वही हैं, बीमारी भी वही है, लेकिन जो डायग्नोसिस होती है उसके बेसिस पे कौन सी दवाई कितनी देनी है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके हिसाब से पेशेंट को प्रारब्ध लाभ तो होता है। यहाँ तक काम करता है कि अच्छा डॉक्टर आपको मौके पे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी कुंडली बताती है। अच्छा। दवा देने के बाद दवा कितना एक्सेप्ट करेगी बॉडी, ये भी कुंडली बताती है। तो इन सब चीजों पे कैसे आपका अपर हैंड हो, कैसे आप उसको नियंत्रित कर सकें, इसके लिए आध्यात्म की आवश्यकता होती है। और आध्यात्म के मार्ग में ज्योतिष के मदद से चलने से आपका जो डायरेक्शन होता है ना, वो बहुत पॉइंटेड हो जाता है, जिससे आपको परिणाम अपने अनुरूप करने में बड़ी सहायता मिलती है। तो ग्रह के बारे में अगर आप बता सकें कुछ, जो हमारे 12 ग्रह होते हैं, एक एक ग्रह को लेके चलते हैं। 9 ग्रह होते हैं भैया। अच्छा, नहीं सॉरी, और 9 ग्रह। हाँ। 9 ग्रहों में हमारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें कुछ ग्रह
बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, तेज है, तेजोमय है। सूर्य अगर आपके जीवन में अच्छा है तो वो आपके अद्भुत बुद्धि का प्रतीक बन जाता है, ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। सूर्य गर्म भी है, ताप भी है। अगर सूर्य क्रूर है, नीचस्थ है, तो वो आपके जीवन में आपको बहुत उद्दंड, बहुत उग्र, बड़ा क्रूर बना सकता है सूर्य, परिस्थिति के अनुरूप उसने परिवर्तन कर दिया। चंद्रमा, चंद्रमा उच्च का है, कर्क राशि का है, स्वग्रही है, कर्क राशि का है। वो आपके जीवन में एक सरलता, सौम्यता, सुंदरता का प्रतीक बन जाता है। आपकी शांति, आपका व्यवहार में एक मृदुलता जो सामने वाले को सुख देने की क्षमता रखती है। वही चंद्रमा अगर नीचस्थ हो जाता है तो वो आपके लिए, वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके मन को मैला कर देता है। आप हमेशा दूसरों के बारे में निगेटिव सोचने लगते हैं। आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। आपका मन हमेशा बहुत छोटे स्तर पर चलने लगता है। चंद्रमा है, मन का प्रतीक, वो करता है। मंगल है, शौर्य का प्रतीक है। मंगल अगर अच्छा है, उच्च का है, स्वग्रही है, तो मंगल आपके अच्छे क्षेत्र में, प्रगति में आपका सहायक बन जाता है। आपकी ऊर्जा सही जगह इस्तेमाल हो जाती है। वही मंगल अगर नीचस्थ हो तो ऊर्जा तो वही रहती है, उग्रता वही रहती है, लेकिन वो माफियागिरी में चली जाएगी, वो उग्र आदि हो जाएगा, वो और गलत रास्ते पे जा सकता है, वो अपने आप को भिन्न कर देता है। बुध, बुध बुद्धि का मालिक है। बुध अगर अच्छा है तो बुद्धि भी अच्छी होती है, अच्छी जगह इस्तेमाल होती है। बुध एक व्यापार का ग्रह भी माना गया है। व्यवसाय में बुध की मदद से बहुत कुछ हासिल होता है। वही बुध अगर नीचस्थ हो तो बुद्धि का इस्तेमाल भी गलत जगह, आलस्य पैदा होने लग जाएगा। बुध में व्यापार में बाधा आने लग जाएंगी। बुध अगर नीचस्थ होगा तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खो जाएगा। आप किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम नहीं कर पाओगे, आपका जीवन प्रभावित हो गया। ऐसे बृहस्पति है, बृहस्पति गुरु है, नेचुरली ज्ञान है। वहाँ से आपको सात्विक आध्यात्मिक वृत्ति में चलने में सहायक होते हैं। आपको, आपकी आत्मा आपको किसी भी गलत कार्य करने से आपको रोकने लगती है। वही बृहस्पति अगर नीचस्थ हो जाते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि बृहस्पति आपकी श्रद्धा को दूसरी जगह केंद्रित कर देता है। आप किसी न किसी को अपना आइडल मान के उसके आधार पर अपने जीवन को चलाने लगते हैं। आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। शुक्र है, जीवन में विलासिता देता है, लग्जरी देता है, आपके अंदर गायन और तमाम तरह के इन गुणों का विकास भी करता है। यही बृहस्पति और शुक्र अगर नीचस्थ हो तो आपको बाधा मिलती है, लग्जरी नहीं मिलती है। लग्जरी की तो मिलेगी, लेकिन लग्जरी के रूप में मुसीबत मिलती है। वही लग्जरी सुख का माध्यम भी बनती है, वही लग्जरी आपके जीवन में बाधा भी बनती है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि जीवन में ग्रहों का प्रभाव कितना घातक है। शनि, शनि अपने आप में बहुत ताकतवर है। शनि अगर उच्च का है, वो ज्ञानी बनता है, शासक बनता है, आईएएस बनता है और बहुत पढ़ाई के भी शिखर पे जा सकता है। व्यापारी होगा तो व्यवसाय के शिखर पे जा सकता है। वही शनि अगर गलत हो तो इतने कर्जे से लाद देगा कि जितने सिर पे बाल नहीं उससे ज़्यादा कर्जा होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। राहु आपको भ्रमित करता है। राहु एक धुएं की वृत्ति है जो हमेशा आदमी को भटकाव देती है। राहु के मामले में हम लोगों का जो अपना सोच है कि हम लोग इसमें हनुमत उपासना का सहारा लेते हैं। वायुपुत्र है, धुएं से अगर कोई चीज लड़ सकती है तो सिर्फ वायु। धुएं को हटाने का और कोई तरीका नहीं। रोशनी भी धुएं को पार नहीं कर पाती, सफोकेशन जीवन में होता है। ऐसे में वायुपुत्र हनुमान जी की उपासना करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। तो केतु बहुत ताकतवर और उग्र ग्रह है, आपके विचारों को प्रभावित करने में बहुत सामर्थ्य है। अगर वो अच्छा है तो आपके विचारों में उत्कृष्टता होती है। आपको तमाम चीज़ें ऐसी प्राप्त होती हैं जिनकी आपको आशा नहीं होती। छोटे प्रभाव से अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, ये केतु का लाभ है। वही अगर नेगेटिव रोल में आ जाए
तो जो होता है वो भी खो जाता है। जो करने चलो उसमें नुकसान ही नुकसान, कुछ भी करो। तो हम लोग इन ग्रहों की जो स्थिति आपकी कुंडली में है, भाव, भावेश और उच्च और नीचस्थ ग्रह, इन स्थितियों के आधार पे इन चीज़ों को पकड़ना आसान हो जाता है कि उसका जीवन कैसा होगा और उसमें किस तरह के परिवर्तन की संभावना है। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और हम गुरु जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम एक सीरीज़ बनाएं, एक राशि एक ग्रह, जिसमें कि हम एक राशि और एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। तो इसको समझना मतलब आप समंदर के अंदर जाने का बराबर है। तो थोड़ा सा हमारा प्रयास रहेगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है आज की एपिसोड से, कि हमारा जो मूल स्वभाव है, काफ़ी बार हम उसको ही नहीं जान पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मूल स्वभाव से और जो हमारा कर्म शैली कह लीजिए या जो सोच है, उसमें ही आपस में काफ़ी बार लड़ाई झगड़ा होता है। ज्योतिष सबसे तो बड़ा जो लाभ है ज्योतिष का, हाँ, वो यही है कि आप अपने आप को अपने सही रूप में पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हाँ, हैं। तो अगर हम अपने मूल स्वभाव को जान लें और उसके हिसाब से अपना का डे टू डे वर्क करें, उसके हिसाब से चीज़ों को रखें, अपना खान पान, अपने रहन सहन, तो कहीं ना कहीं हमें उसका अपने में ही बहुत लाभ मिलेगा, बिल- जीवन में बिल्कुल। शांति मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आज का एपिसोड यहीं पर स्टॉप जल्दी। करते हैं, और आप लोगों का अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और हम आपके प्रश्न गुरुजी के पास लेके जाएंगे। और अगर आपको गुरुजी से संपर्क भी करना है तो गुरुजी का नंबर भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बाकी कोई कोई आपका बेसिक क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, और हम कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको देने की। अच्छा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधा।